हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास मोस्टली हम लोगों ने रखी है आरपीएससी और अदर जितने भी स्टेट पीएससीज के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। इसके अलावा यूपीएससी, उनके भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए हमने इस क्लास को स्पेशल रखा गया है। इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल मतलब कोशिका। कोशिका से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे रीट का एग्ज़ाम है, तो उसके अंदर कोशिका का क्वेश्चन बनता है। कोशिका उसके सिलेबस में है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है ना, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, उन सब में सेल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इसी सेल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि सेल की संरचना, उसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिका और उनके कार्य, ये क्या होते हैं। ये पूरी सीरीज हम पहले सेल पे लेंगे, उसके बाद में हम अगले टॉपिक को लेंगे। और इसमें मैंने एक चीज़ ध्यान रखी है कि जो भी टॉपिक बना रहा हूँ वो बहुत छोटे छोटे बना रहा हूँ और बहुत ही सिंपल वे में बना रहा हूँ, ताकि कि आपने जब एक बार इस लेक्चर को देख लिया, एक बार इस लेक्चर को देख लिया, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट। इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका के बारे में, कि जो कोशिका है, ठीक है ना, जिसको हम लोग जनरली सेल भी बोलते हैं, इस कोशिका की परिभाषा क्या है। सबसे पहले आपसे यही पूछ लिया जाता है कि कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है, या किसी भी सजीव के अंदर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी सजीव होते हैं, ठीक है ना, ये देख लीजिए, यहाँ पे हम आ जाते हैं। जितने भी सजीव, जितने भी सजीव, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, ठीक है ना, जितने भी सजीव, ध्यान रखिएगा इस चीज को, पादप और जंतु, जितने भी सजीव, सजीव के अंदर आप लोग यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल आप जंतु को माने, पादप भी आ जाते हैं और जंतु भी आ जाते हैं। तो जितने भी सजीव होते हैं, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, उनका जो शरीर होता है, शरीर, उनकी जो बॉडी होती है, उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। तो कोशिका क्या होती है कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। ओके, अब कोशिका के बारे में हम ये बात करते हैं कि भाई कैसे संरचनात्मक इकाई होती है। तो आपको पता है कि हर एक कोशिका का, जो सजीव का, अब सजीव की बात हम कर लेते हैं, एक बहुकोशिकीय सजीव है। हर एक कोशिका, बहुकोशिकीय सजीव का निर्माण एक कोशिका से होता है, ठीक है, और वही एक कोशिका आगे जाकर एक बहुकोशिकीय पादप और जंतु का निर्माण कर देती है। तो मतलब एक ही कोशिका आगे डिवाइड होती रहती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो जितनी भी संरचनाएं होंगी हमारे शरीर में, चाहे वो हमारे ऊतक हों, अंग हो, अंग तंत्र हो, वो सारे के सारे किससे बनते हैं? कोशिका से बनते हैं। इसलिए कोशिका हमारी संरचनात्मक इकाई है। उसी प्रकार कार्यात्मक इकाई, जितने भी कार्य होते हैं हमारे शरीर में, जितने भी उपापचयी कार्य होते हैं, चाहे वो संश्लेषण से संबंधित हो या विश्लेषण से संबंधित हो, सारे कार्य कोशिका करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिका को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ओके, अब जब हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका से संबंधित कुछ और क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास में ये बन जाता है, ये बन जाता है कि भाई कोशिका की खोज किसने करी, ठीक है। जनरली पूछा जाता है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया गया है। अब होता है क्या है कि जनरली बच्चा जब एक बुक पढ़ता है, किसी एक बुक को फॉलो करता है, ठीक है, तो वो सीधा बोलेगा कि कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज करी थी, ठीक है। परंतु उसने कॉर्क में, मतलब एक मृत के अंदर इसकी खोज करी थी।
मृत कोशिका की खोज करी थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। बट अगर सवाल थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया जाए, थोड़ा सा घुमाकर, कि प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने करी? जीवित, ठीक है ना। अब मृत कोशिका में तो रॉबर्ट हुक आ गया। अब होता क्या है, जीवित कोशिका किसी ने पढ़ा नहीं, तो होगा क्या, वो उसमें भी रॉबर्ट हुक को टिक करके आ जाएगा, तो उसके मार्क्स कट जाएंगे ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका थी, उस जीवित कोशिका की खोज याद रख लेना मित्रों, वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहले मृत कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। दूसरा, प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने करी? वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी। ठीक है ना। अब ये पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस में करी, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कॉर्क के अंदर करी। ठीक है ना, जो कॉर्क होता है ना, बोटल्स के ऊपर लगाते हैं, उनके अंदर इसकी खोज करी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है वॉन ल्यूवेनहॉक ने इस जीवित कोशिका की खोज कहाँ करी, तो इसकी खोज उन्होंने एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, मतलब जो एक कोशिका से बने हुए जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए या जो प्रोटोजोआ हो गए, उनके अंदर उन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है ना, तो ये पहला पॉइंट है। और ये देखो कितनी सुंदर यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है आपके पास, जो एक कोशिका का चित्र है, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि इसके अंदर पाए जाने वाले ये जो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग है, जैसे हरित लवक है, केंद्रक है, गोल्जिका है, केंद्रक का आवरण है, केंद्रक झिल्ली है, ठीक है, कोशिका भित्ति है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आपको जितने भी पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब के जितने भी सिलेबस हैं साइंस से रिलेटेड, वो सारे मैं आपको इसमें लेके आ रहा हूँ। ओके, चलिए द नेक्स्ट वन इज, हम कुछ और बात करते हैं। और बात क्या करें, जैसे हमने जीवित कोशिका और मृत कोशिका की खोज की बात कर ली, तो इसके बाद में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो कोशिका होती है, ठीक है, उस कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, मध्य में केंद्रक होता है, और ये केंद्रक क्या करता है कि कोशिका के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इस केंद्रक की खोज किसने करी? तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मित्रों, केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। ठीक है, ये तो हो गए पहले कुछ क्वेश्चंस। अब इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को लेकर बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट्स रहते हैं कि यार ये है क्या, इस कोशिका सिद्धांत में होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोशिका सिद्धांत है, इस कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले मिथियोस स्लाइडन, ठीक है, और थियोडोर स्वान, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। मिथियोस स्लाइडन एंड थियोडोर स्वान, मतलब स्लाइडन एंड स्वान, ये आप इसमें याद रखिएगा। इन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, सबसे पहले। समझ गए? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो वो किया था स्लाइडन एंड स्वान ने। ओके, बट आधुनिक कोशिका सिद्धांत की अगर बात पूछी जाए, आधुनिक कोशिका सिद्धांत वो किसने खोजा था, तो वो खोजा था नेगेली और विर्चो ने। जनरली दूसरे जाने यही बोलते हैं विर्चो ने खोजा था, नहीं, जैसे नेगेली एंड विर्चो ने खोजा था, मिलकर खोजा था। ओके, तो हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत, ये होता क्या है। ये तो पुराना वाला है जिसको स्लाइडेन स्वान ने बताया था, और ये नेगेली और विर्चो ने जो किया था ये था आधुनिक। कौन सा था? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। अब सामान्य कोशिका सिद्धांत क्या है? वो है कि पादपों एवं जंतुओं के जो शरीर होते हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, उनका जो शरीर होता है, वो शरीर किससे बनता है? कोशिकाओं से बनता है, या
कोशिकाओं के उत्पादों से बनता है, उनके जो उत्पाद होते हैं ना उनसे बनता है। ये सबसे पहला कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने, जिन्होंने बोला कि जितने भी पादप हैं या जितने भी जंतु हैं या बोल सकते हैं जितने भी सजीव हैं, उनका शरीर कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बनता है। ओके, सिंपल ना। अब इसके बाद में आता है कि आधुनिक में ऐसा क्या हो गया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत में ऐसा क्या हो गया। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत में विर्चो ने कुछ पॉइंट्स को और ऐड किया। पहला तो उन्होंने वही बताया कि जितने भी सजीव होते हैं वो कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बने होते हैं, जो कि स्लाइडेन एंड स्वान के जैसा था। ओके ना। बट इसके बाद में इसने एक पॉइंट और लिया, उसने बोला कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं, उनका जो निर्माण होता है नई कोशिकाओं का, वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ठीक है, मतलब जितनी भी नई कोशिकाएं बनेंगी वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनेंगी। ठीक है ना। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनेंगी, मतलब ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, दैट वर्ड इज कम्स फ्रॉम दैट पॉइंट। ओके, कि हर एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। इसके बाद जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होंगी। इसका ये तीसरा पॉइंट था। ठीक है, और इसके बाद इसने चौथा पॉइंट कौन सा दिया, इन्होंने चौथा पॉइंट दिया कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर आनुवांशिक गुण होते हैं। आनुवांशिक गुण मतलब ऐसे गुण जो पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाएं। जैसे माता पिता के गुण हो गए, उनको माता पिता से बच्चों में लेके जाता है। तो ये जो गुणों को ले जाने का काम है ये भी कोशिका ही करता है। ठीक है, और इसके अलावा कोशिका जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन की निरंतरता को बनाए रखती है। मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करती है। मतलब कोशिका कभी मरती नहीं है मित्रों, वो मरने से पहले डिवाइड हो जाती है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाली कोशिका की आयु क्या है। अब होता है क्या, बच्चा क्या करेगा, सीधा क्या करेगा, उत्तर दे देगा यार मैं 25 साल का हूँ, 25 साल होगी, 30 साल का हूँ, 30 साल होगी। ओके, सीधा यही सवाल क्वेश्चन दिमाग में यही आएगा। बट आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर की जो कोशिकाओं की आयु है वो उतनी ही है जितना पहला सेल बना था 2 अरब साल पहले, 2 बिलियन ईयर एगो। ठीक है ना, 2 बिलियन ईयर एगो पहला सेल बना था, उसकी एज और हमारे कोशिका की एज समान है। क्योंकि कोशिका मरती नहीं है, मरने से पहले वो डिवाइड होकर अपने बच्चों में चली जाती है, अपनी संतति में चली जाती है। इसलिए कोशिका जो है वो निरंतरता बना के रखती है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इट मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। और लास्ट पॉइंट आता है कोशिका सिद्धांत का अपवाद। कोशिका सिद्धांत का अपवाद जो होता है वो वायरस होते हैं। ठीक है, जितने भी वायरस होंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे कोशिका सिद्धांत के अपवाद होंगे, वो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जनरली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें, कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है। तो आपको याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वायरस। ओके, विषाणु। क्लियर, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डन। चलो नेक्स्ट वन इज, हम बात करते हैं कोशिकाओं के प्रकार की। देखो मित्रों, कोशिकाएं जो होती है ना वो जनरली 2 प्रकार की होती हैं, और इनके जो ये प्रकार बने हैं ना वो इनके केंद्रक के विकास के आधार पर बने हैं। ठीक है, अब जो केंद्रक होता है, ठीक है ना, केंद्रक जो होता है उसको हम लोग कैरियन कहते हैं, कैरियन। ओके,
केंद्रक जो है वो हो गया कैरियन, ठीक है। कैरियन मतलब केंद्रक, ओके। अब जिनका केंद्रक ज्यादा विकसित होगा वो होगा यूकैरियोटिक, ठीक है। जिनका केंद्रक कम विकसित होगा वो होगा प्रोकैरियोटिक, या जिसमें केंद्रक नहीं होगा वो होगा प्रोकैरियोटिक। तो केंद्रक के विकास के आधार पर हम कोशिकाओं को दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो कोशिकाएं जिसमें केंद्रक नहीं होता है या अल्प विकसित होता है, वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। और दूसरे वो जिनमें केंद्रक होता है और बहुत ही ज्यादा विकसित होता है, वो होता है यूकैरियोट्स। क्या होते हैं? तो आप ये देखें कि ये वाली जो संरचना आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाली, दिस वन, इसमें आप देखें कि ये एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर यहाँ देखें ये वाली जो जगह आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये यहाँ पर कोई केंद्रक नहीं है, बस केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला जो पार्ट होता है वो इसमें बिखरा हुआ रहता है। देयर आर नो डेफिनेट न्यूक्लियर, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर के अंदर का मटेरियल इसमें यहाँ पर फैला हुआ रहेगा, ठीक है ना। और ये जो इसमें फैला हुआ पार्ट है ये इसका अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ओके। जबकि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वेल डेवलप्ड केंद्रक दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये हो गए यूकैरियोट, और जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है वो हो गए प्रोकैरियोट्स, ओके। प्रोकैरियोट्स में जनरली मित्रों बैक्टीरिया आते हैं। कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। जैसे हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, ये जैसे प्रोकैरियोट्स है जिसमें केंद्रक इतना विकसित नहीं है, तो इसमें आप ये देखो कि ये जनरली एक इस तरह का जीवाणु कोशिका है, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर आप देख पा रहे हैं कि इसमें केंद्रक नहीं है, और जिसमें केंद्रक नहीं होता है ना मित्रों प्रोकैरियोट्स में, उसमें कोशिकांग भी नहीं होते, ठीक है। इनमें क्या नहीं होते? जो कोशिकांग होते हैं ना, कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो भी नहीं होते हैं, ओके, क्लियर। पर क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इनमें सेल ऑर्गेनेल नहीं होंगे, ध्यान देना, अगर इनमें सेल ऑर्गेनेल नहीं होंगे तो इनके एनर्जी कैसे बनेगी? ठीक है, इनके अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनेल, अगर वो नहीं होगा तो ये ऊर्जा कैसे बनाएगा, श्वसन कैसे करेगा? तो मित्रों इसमें मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर की ये जो झिल्ली होती है ना, ये वाली, इसके अंदर यहाँ पर कुछ ऐसे उभार होते हैं, ठीक है ना। ये उभार जो यहाँ पर पाए जाते हैं, ये उभार ही माइटोकॉन्ड्रिया का काम करेंगे, और इनको हम मीजोजोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मीजोजोम कहेंगे। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का काम मीजोजोम्स करते हैं, ध्यान रखना ये चीज आप, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया कि प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें विकसित केंद्रक और कोई कोशिकांग नहीं होते हैं, ठीक है। और इनके उदाहरण में हम ले सकते हैं मोनेरा जगत। जैसे 5 जगत अवधारणा होती है, ये हम पढ़ेंगे आगे, जिसमें पहला मोनेरा होगा, दूसरा प्रोटिस्टा होगा, फिर फंजाई होगा, फिर प्लांटी होगा और एनिमेलिया होगा। तो पहला जो मोनेरा होता है उसमें सारे वो सजीव आते हैं जो एक कोशिक होते हैं, और जिसमें विकसित केंद्रक नहीं होता वो सारे मोनेरा में आ जाएंगे। मोनेरा में क्या आएंगे? एक कोशिक और जिसमें विकसित केंद्रक ना हो। प्रोटिस्टा में भी एक कोशिक आते हैं पर उनमें विकसित केंद्रक होता है, समझ गए। तो प्रोकैरियोट्स का पहला उदाहरण हो गया मोनेरा जगत। साइनोबैक्टीरिया, मैं आपको बता दूं साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो सबसे पहले बने थे, ओके ना। और माइकोप्लाज्मास, ये सारे प्रोकैरियोट के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? प्रोकैरियोट्स के उदाहरण है जिसमें कि विकसित केंद्रक नहीं होता है। दूसरा पॉइंट आता है यूकैरियोट्स। मैंने आपको बताया कि यूकैरियोट्स के अंदर जितने भी होते हैं वो
ऐसे सजीव होते हैं जिनके अंदर एक विकसित केंद्रक पाया जाता है, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, जो भी हो, विकसित केंद्रक पाया जाएगा। ओके, और ये यूकैरियोट्स का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इनमें जब केंद्रक पाया जाता है तो इनमें सारे कोशिकांग भी पाए जाते हैं मित्रों, सारे कोशिकांग होंगे इसमें, ठीक है ना। इसलिए ये वेल इवॉल्व सेल होता है और इनको हमने प्रोटिस्टा में रखा है। और प्रोटिस्टा के आगे जितने भी होते हैं ना, चाहे वो फंजी हो, एल प्लांटी हो, एनिमेलिया हो, उन सब में यूकैरियोट कोशिका पाई जाएगी, प्रोकैरियोट केवल मोनेरा में पाई जाएगी। समझ गए? तो ये आपके सामने एक जो सेल दे रखा है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सारे ऑर्गेनेल्स हैं और ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ओके, अब यूकैरियोटिक सेल आगे प्लांट और एनिमल में डिवाइड हो जाता है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, ठीक है ना, वो वाली चीज। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर कि जब आप सेल की बात करते हो तो सेल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक पादप सेल होता है और एक जंतु सेल होता है या नहीं होता? अब जो पादप सेल होता है और जंतु सेल होता है, उसका पहला डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस ये होता है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यही होता है। तो हम सबसे पहले कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से में होगी? पादप कोशिका में होगी। किस में होगी? पादप कोशिका में होगी। और बाह्य आवरण है ये किसी भी कोशिका का, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एक तो कोशिका को अपना एक निश्चित आकार बनाने में मदद करेगा। किसमें मदद करेगा? निश्चित आकार बनाएगा। दूसरा, उसको दृढ़ता प्रदान करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। क्या देगा? मैकेनिकल सपोर्ट देगा, दृढ़ता देगा, ठीक है। और ये सबसे बाह्य आवरण होता है किसी भी पादप का, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो कोशिका भित्ति है, ये अलग अलग के अंदर अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनती है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कवक होते हैं, जो फंजाई होते हैं, ठीक है ना, जो फंजाई होते हैं, इन फंजाई के अंदर कोशिका भित्ति किससे बनती है? तो मित्रों, फंजाई में कोशिका भित्ति काइटिन और कवक सेल्यूलोज से बनती है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि कवकों के अंदर कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनती है। तो आपको ये याद रखना है कि वो काइटिन और कवक सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। उसके बाद शैवाल में पूछा जा सकता है कि शैवाल के अंदर किससे बनती है? तो शैवाल में सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बनती है। ये एक और क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है ना। तो ये दो चीजें तो ये हो गई कवकों में और शैवालों में। अब आता है पादपों में किससे बनती है? जो पादप ही तो मुख्यतः होते हैं ये। तो पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति मिलकर बनती है, वो कई तरह के पदार्थों से मिलकर बनती है, ठीक है। वो उसकी एक संरचना है जिसको भी मैं इसी टॉपिक में आगे कराने वाला हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि अगर हम लोग बात करते हैं कि पादपों में ये किससे बनती है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पादपों में कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है, ठीक है ना। तो हम पहले वहीं चलते हैं, इसकी संरचना को देखते हैं। देखो, पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है, उनकी तीन परतें होती है। एक होती है मध्य पटलिका, मिडल लेमिला। क्या होती है? मिडल लेमिला, ठीक है। दूसरा इसमें जो आएगा वो आएगा प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल, और तीसरा आएगा द्वितीयक भित्ति, ठीक है। मध्य पटलिका है क्या? ये चीज आपको मैं बता दूं यहाँ पे। जैसे सपोज मैं यहाँ पे ये डायग्राम बना के बताता हूँ कि अगर ये एक पादप है, ठीक है, अगर हम इस पादप को कंसीडर करें, ठीक है ना, ये पादप आप देख रहे हैं कि कई दूसरे पादपों की कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे ये
एक कोशिका है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, सातवीं, ठीक है, चारों तरफ इसकी कोशिकाएं। तो इनके अंदर ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये वाला भाग, ये मध्य पटलिका है, ठीक है। और ये जो मध्य पटलिका होती है ना मित्रों, ये बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से। किससे बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनती है। ओके, दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं, प्राइमरी भित्ति। प्राइमरी भित्ति क्या होती है? इसके अंदर यहाँ पर एक और परत बनती है, ठीक है ना, ये प्राथमिक भित्ति होती है, ठीक है। और ये जो प्राथमिक भित्ति होती है, ये वाली, ये बनी होती है सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज और पैक्टीन से, ठीक है। और इसके बाद में इसके अंदर एक और परत बन जाती है मित्रों। वो परत जो यहाँ बनती है ना अंदर, वो बहुत ही मोटी परत होती है, ये यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो बहुत मोटी परत बन रही है ना यहाँ पे, ये परत जो होती है, ये होती है द्वितीयक भित्ति की। और ये बनती है लिग्निन, न है ये, ध्यान रखना, लिग्निन, सुबेरिन और अन्य अकार्बनिक पदार्थों की। और जैसे ही द्वितीयक भित्ति बनती है ना, कोशिका, पास वाली कोशिकाओं से संपर्क टूट जाता है उनका, ठीक है, आसपास की कोशिकाओं से संपर्क टूट जाता है और धीरे धीरे वो कोशिका मृत हो जाती है। समझ गए? तो ये एक इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो कोशिका भित्ति 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, ठीक है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति। मध्य पटलिका ये वाला पार्ट है जो 2 कोशिकाओं को जोड़ता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनता है। प्राइमरी भित्ति जो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टीन से बनती है। और द्वितीयक भित्ति जो लिग्निन, सुबेरिन से बनती है, ठीक है। उसके बाद में ये कोशिका मृत हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद में ये धीरे धीरे क्या करेगी कि बाहर बनाने का काम करेगी, छाल बनाने का काम करेगी, ठीक है ना। और इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी, दृढ़ता प्रोवाइड करेगी, ठीक है। समझ में आ गए यहाँ तक? अब हम ये देखते हैं, ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, ये इसकी मध्य पटलिका है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से। किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनती है। उसके बाद ये दूसरी जो भित्ति बन रही है, ये देखो अंदर, ये कोशिका भित्ति है जो प्राथमिक भी हो सकती है और द्वितीयक भी हो सकती है, ठीक है ना, 2 प्रकार की होती है। प्राथमिक भित्ति जो है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टीन से बनती है। द्वितीयक भित्ति लिग्निन, सुबेरिन और अकार्बनिक पदार्थों से बनती है, बताया था ना, ठीक है। और ये एक वर्ड और आया हुआ है जो प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इज दिस? प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि जब तक मध्य पटलिका बन गई या जो प्राथमिक भित्ति बन गई, तब तक इन दोनों कोशिकाओं को जोड़ के रखने वाले कुछ छिद्र होते हैं। ये छिद्र है ना, ये जो इन दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़ते हैं, उनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और जैसे ही ये वाली द्वितीयक भित्ति बन जाती है, प्लाज्मोडेस्माटा बंद हो जाएंगे और कोशिका मृत हो जाएगी। समझ गए? क्लियर है? तो ये हो गया आपका कोशिका भित्ति से संबंधित पार्ट। और आप अब देख लीजिए कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं मित्रों। ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं। एक तो ये निश्चित आकृति देती है, शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। दूसरा दृढ़ता, मतलब वो यांत्रिक शक्ति देती है पौधों को। तीसरा जीव द्रव्य तथा कोशिका की प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा करती है। मतलब जब प्रतिकूल परिस्थिति, मतलब बहुत ज्यादा तापमान हो जाए या पानी की कमी हो जाए, ठीक है, उस समय ये क्या कोशिका भित्ति क्या करती है कि कोशिका को बचाती है बाह्य वातावरणीय कारकों से। इसके अलावा इनके अंदर पदार्थों का संवहन होता है प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा, जो मैंने अभी आपको बताए थे। प्लाज्मोडेस्माटा 2 कोशिकाओं को जोड़ने वाले छिद्र होते हैं,
ठीक है। ये बंद कब हो जाते हैं? जब द्वितीयक भित्ति का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोशिका के मध्य जो ये प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, ये परासरणी दाब का संतुलन बना के रखते हैं। परासरणी दाब का मतलब होता है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब दोनों तरफ पानी की सांद्रता को बराबर रखते हैं, पानी की सांद्रता को, ठीक है। तो ये मुख्य कार्य होते हैं कोशिका भित्ति के, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली। अब जैसे काफी जने होते हैं वो ये बताते हैं कि यार कोशिका झिल्ली जंतुओं में होती है, पादपों में नहीं होती, वो गलत बताते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, कोशिका झिल्ली जो है ये पादपों और जंतुओं दोनों में होती है। पादपों में कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति आ जाती है, समझ गए, बस इतना सा फर्क है। कोशिका झिल्ली दोनों में होंगी, पादपों में भी होंगी और जंतुओं में भी होंगी। कुछ चीजें आपको याद रखने वाली हैं, ठीक है। वो ये होती हैं कि सी क्रेमर और नेगेली ने सबसे पहले कोशिका कला नाम दिया था, और प्लो ने जीव द्रव्य कला कहा था इसको, कोशिका झिल्ली को। इसके बाद में डेनियल और डेसन, इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि कोशिका झिल्ली एक सैंडविच के आकार की होती है। सैंडविच होता है ना, दो तरफ ब्रेड होती है, बीच में मटेरियल भरा हुआ होता है, वैसे होती है। किसने बताया थी? डेनियली डॉसन ने बताया था। इसके बाद में जो बताया वो बताया था रॉबर्टसन ने। उन्होंने बताया कि जो जीव द्रव्य कला होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन होती है, एकक कला, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। पर जनरली इन चीज़ों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, जिसमें न तो डॉसन वाले मॉडल को बोला गया, न रॉबर्टसन के मॉडल को ज़्यादा तवज्जो दी गई। अब हुआ क्या, इसके बाद में एक साइंटिस्ट थे सिंगर और एक थे निकलसन। सिंगर और निकलसन ने अपना एक नया मॉडल दिया। उस मॉडल में उन्होंने बताया कि जो जीव द्रव्य कला होती है, मतलब कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है ना, ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बनती है, ठीक है ना, जिसको उन्होंने तरल मोज़ेक प्रतिरूप से प्रतिपादित किया, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इसमें इन्होंने बोला कि इसमें लिपिड और प्रोटीन की मेम्ब्रेन्स होती हैं जो आपस में मिलकर इसका निर्माण करती हैं, ठीक है। किस तरह से होती है, मैं इस चीज़ को आपको एक चित्र के द्वारा समझा देता हूँ। ये आप ये देखो, ये देखो उन्होंने बताया, ठीक है ना, सिंगर और निकलसन ने बताया कि ये देखो इसके अंदर क्या होता है, ये देखो, ये लिपिड होते हैं, इसकी बाई लेयर्ड होती है ऐसी, ठीक है ना, बाई लेयर्ड होती है, ठीक है ना, हो गई बाई लेयर। अब इनके बीच में यहाँ पर प्रोटीन होता है। क्या होता है, ये देखो आप, ये इसकी सिंगल लेयर, ये इसकी डबल लेयर, ठीक है, 1 और ये 2 लेयर, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पर आप देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन इसके अंदर होता है, ये देखो आप, ये सारे प्रोटीन है। अब जो प्रोटीन अंदर है, ये देखो बी और सी जो अंदर है, इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, आंतरिक प्रोटीन। और जो ये ए देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये और ये बाहर है, इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मतलब बाह्य प्रोटीन कहते हैं। तो इसमें प्रोटीन या तो पूरी तरह से अंदर धसे हुए होते हैं, या आधे धसे हुए होते हैं, या पूरी तरह से बाहर होते हैं। इसके आधार पर हम इनको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, आंतरिक और बाह्य प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए इसमें लिपिड, इसमें क्या हो गई, ये लिपिड्स हो गए, ठीक है ना, ये दोनों। इसके अंदर ये क्या हो गए, प्रोटीन हो गए, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड और आया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है? तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोटीन है ना, ये देखो प्रोटीन के ऊपर ये देखो ऐसी एक पूछनुमा संरचना निकली हुई है, ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट है।
अब कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि जो भी पदार्थ होते हैं ना उनके आवागमन में मदद करते हैं। आवागमन मतलब ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, ठीक है ना। तो ये लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके जो मॉडल बना है उसको हम तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। समझ गए। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। कार्य देख लेते हैं हम इनके, ये देख लीजिए कोशिका झिल्ली के कार्य। इसमें देखो पहला कार्य इसका क्या दिया हुआ है कि ये एक तो शेप प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं आकृति, ठीक है, और आकार प्रदान करता है। कोशिकांगों की सुरक्षा करता है। जितने भी कोशिकांग होते हैं उनके चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली जो होती है वो चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक का मतलब सेलेक्टिव, सब चीजों को आने जाने नहीं देती, कुछ चीजों को ही आने जाने देती है, ठीक है। अर्धपारगम्य होती है मतलब पूरी तरह से पारगम्य नहीं होती है। ये क्या करती है, दो तरह का परिवहन करती है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय और निष्क्रिय में क्या होता है कि देखो निष्क्रिय परिवहन ऐसा होता है जिसमें ऊर्जा नहीं लगती, ठीक है ना, ऊर्जा नहीं लगती है, ठीक है ना, निष्क्रिय में। जबकि सक्रिय में ऊर्जा लगती है, ठीक है ना, इसमें ऊर्जा लगती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोशिका कोशिकीय आसंजन में सहायता करती है, आपस में जुड़ने में मदद करती है। कोशिका झिल्ली जो होती है एक दूसरे को जोड़ने में भी मदद करती है, ठीक है। और दूसरा जो जीवाणु होते हैं, ठीक है ना, जीवाणु। अब देखो मित्रों मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, जीवाणु जीवाणु प्रोकैरियोट्स में आते हैं। मैंने अभी बताया था प्रोकैरियोट जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होता, कोशिकांग नहीं होते। तो उन जीवाणुओं के अंदर कोशिका झिल्ली जो होगी वहां पर ही श्वसन एंजाइम पाए जाएंगे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोसोम्स कहते हैं, जो श्वसन का कार्य करेंगे प्रोकैरियोट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो बड़े कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर और जो एक कोशिकीय सजीव होते हैं उनके अंदर ये कोशिका झिल्ली एंडोसाइटोसिस करेगी, मतलब भोजन को अंदर लेने में मदद करेगी। जैसे आपने अमीबा में देखा होगा, अमीबा के अंदर वो क्या करते हैं, एक फॉल्स पिट बना देते हैं, सूडोपोड बना देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, भोजन को इनटेक करते हैं। तो भोजन को अंदर लेने का जो काम होता है उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस, ठीक है। और पिनेकोसाइटोसिस जो होता है ये होता है पानी का रेगुलेशन, ठीक है। ये भी अमीबा में ही होता है। जब अमीबा में ज्यादा पानी अंदर आ जाता है तो उस ज्यादा पानी को बाहर निकालने की क्रिया पिनेकोसाइटोसिस कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली क्या करती है, प्लाज्मोडेस्मेटा एवं जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा पदार्थों का आवागमन करती है। प्लाज्मोडेस्मेटा मैंने बता ही दिया था, दो कोशिकाओं के मध्य के छिद्र को प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, और उनके द्वारा ये क्या करते हैं, जीव द्रव्य के इधर उधर आदान प्रदान करते हैं। तो उसका भी नियंत्रण कोशिका झिल्ली ही करेगी। कौन करेगी? कोशिका झिल्ली ही करेगी, ठीक है। तो ये सारे कोशिका झिल्ली के कार्य हो गए, ठीक है। तो ये हमने आज कर लिया कोशिका के बारे में, कोशिकाओं के प्रकार के बारे में, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में। अगली क्लास में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि कोशिका के कोशिकांग और केंद्रक, तो वो भी एक कवर हो जाएगा। तो एक पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा इन 2 डिफरेंट क्लासेस के अंदर। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। नमस्ते।